नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूं। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं और हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न को भी देखते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है। अगर इसको आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके 2023 के एग्जाम के लिए और 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका 1.5 साल का करंट अफेयर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और एग्जाम वाले दिन आप करंट अफेयर को लेकर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन से 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, दल बदल कानून पर चर्चा करेंगे। अभी महाराष्ट्र में जो तांडव मचा हुआ है, एमएलए जो उनके खो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे लिए दल बदल कानून को समझना थोड़ा सा देखिए ज़रूरी हो जाता है। दूसरा टॉपिक हम भारत मलेशिया संबंध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कुछ कमिटमेंट मलेशिया की तरफ से की है। तीसरा टॉपिक हम न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम देखेंगे। अभी हाल ही में व्हीकल्स वगैरह की सेफ्टी को लेकर कुछ नई चीज़ें सरकार की तरफ से लाई गई है, तो उसको हम समझेंगे। दिस इज़ अ न्यू स्कीम, तो हम इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा को लेकर 2 टॉपिक है। पहला वाला और दूसरा जो ये विश्व बैंक भी हम पढ़ रहे हैं, इसी कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि कुछ राज्यों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को विश्व बैंक की तरफ से सहायता दी जा रही है। चौथा टॉपिक हमारा होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो। देखिए, नेटो को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये किस वजह से फिर से न्यूज़ में है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हर एक टॉपिक पर हम 5 क्वेश्चंस भी उस टॉपिक के बाद देखेंगे। तो आइए दल बदल कानून के साथ शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझा देती हूँ कि दल बदल को लेकर चीज़ें क्या काम कर रही हैं। देखिए, एक विधायक थे जिनका नाम ही था आई थिंक गयाराम, इफ़ आई एम करेक्ट। तो उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। तो इसके बाद से एक कहावत प्रचलित हो गई थी कि आया राम गया राम। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील किया जाने लगा था कि एक दल बदल कानून लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह जो विधायकों की मछली बाजार की तरह खरीद और बिक्री होती है इसको रोका जा सके। इसके बाद देखिए, कर्नाटक वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर कर्नाटक के लगभग जो 12 विधायक थे उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं अपनी पार्टी को डच करने के लिए एक तरीका ही निकाल लिया था। क्या तरीका निकाला था, आराम से समझते हैं। देखिए, दल बदल कानून में कुछ कंडीशंस दे दी हैं कि अगर ये कंडीशंस होती हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अयोग्य घोषित होने का मतलब ये होता है कि आप जिस पद पर थे वो पद रिक्त माना जाएगा, उस पार्टी से आपको अलग मान लिया जाएगा और आप मंत्री पद के लायक नहीं रहेंगे जब तक कि आप फिर से चुनकर नहीं आ जाते। लेकिन इस वाली जो ये कंडीशंस थी इनमें इस्तीफा जिक्र नहीं था, यानी कि ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो भी आपको योग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो कर्नाटक के विधायकों ने क्या किया, मिलकर इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा भाई हमने तो इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद हम जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन करें या जो भी करें, क्योंकि हमने बेसिकली दल बदल वाली तो कोई कंडीशन फुलफिल ही नहीं की। तो वहाँ के जो स्पीकर थे विधानसभा के, उन्होंने एक्चुअली उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बेसिकली स्पीकर ने भी गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में काम किया था। यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है ये कहा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने हित के लिए काम कर रहा था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये कहा है, और साथ में हमारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ये भी ये कहता है, और साथ में दल बदल जो कानून है अपने आप में ये खुद भी कहता है कि जो स्पीकर है यानी कि जो भी सदन होगा उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो दल बदल कानून पर सर्वाधिक शक्ति रखते हैं। उनका निर्णय अंतिम होगा, वो जो कह देंगे वही होगा। लेकिन फिर कियोतो होलाहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा लगता है कि स्पीकर अपनी पोस्ट के अनुरूप नहीं बल्कि अपने दल के हितों के अनुरूप होकर डिसीजन ले रहे हैं, तो उन पर न्यायिक रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है उनके फैसले का हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर मेन समस्या ये आती है कि चाहे लोग इस्तीफा दे दें, चाहे वो दल बदल के तहत पार्टी बदल रहे, उन पर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है।
क्यों नहीं पड़ता है? भाई अयोग्य तो सिद्ध हो जाते हैं ना, तो मंत्री का पद तो छोड़ना पड़ता है, अपनी विधायक वाली सीट भी छोड़नी पड़ती है, लेकिन फिर भी उन पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसका रीज़न ये है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी एक धारा है 151A, याद रख लीजिएगा। क्या है उस धारा का नाम? तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसको इंग्लिश में ROPA भी बोलते हैं, उसकी एक धारा है 151। ठीक है, इसका क्लॉज कौन से वाला है? तो इसका क्लॉज है आपका A। ठीक है, ये धारा ये कहती है कि रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर जो संसद और विधानसभा है उनके दोनों सदनों में देखिए उपचुनावों के माध्यम से भर्ती होना अनिवार्य है। यानी कि कोई सीट अगर खाली हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराना पड़ेगा। तो जो विधायक अपनी पार्टी से दल बदल करते हैं और नई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको नई पार्टी से मिल जाता है टिकट, और उस टिकट को लेकर वो फिर से चुनाव लड़ते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जीत ही जाते हैं। जो वो जीत जाते हैं तो जो अयोग्यता उन पे लगी थी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। अब वो MLA MP भी बन सकते हैं, और अगर जो उस पार्टी में वो दल बदल करके गए हैं वो ज़्यादा मेहरबान है तो मंत्री भी बन सकते हैं। तो इसीलिए देखिए जब कर्नाटक वाला विवाद हुआ था उसमें जो कांग्रेस जनता दल के 17 विधायक थे उनमें से 11 जो है भाजपा पार्टी के टिकट से फिर से चुन लिए गए थे। तो ये घटनाएं हमें ये बताती हैं कि दल बदल कानून पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो में दल बदल कानून है क्या, हमारे GS के पोर्शन के माध्यम से उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की घटनाएं चल रही हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आइए देखते हैं। अभी देखिए क्या आर्टिकल आया था, व्हेन डिफेक्शन इज अ mere डिटूर फॉर अ MLA, यानी कि जब अयोग्यता डिफेक्शन एक MLA के लिए बस एक छोटा सा चक्र ही हो, बस 6 महीने की तो बात है, फिर से चुन लिए जाएंगे, फिर लोड किस बात का लेना, राइट। तो इसीलिए तो देखिए 10वीं अनुसूची, इसी को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ये हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आयाराम और गयानाम वाली बातें हुई तो ये लाया गया। तो देखिए 1985 में हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से दल बदल कानून को कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बनाया गया और एक 10वीं अनुसूची जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दी गई, जिसमें ये बताया गया अगर कोई दल बदल करता है, दल बदल मतलब अपने दल को छोड़ता है, अपनी पार्टी को छोड़ता है और दूसरी पार्टी में जा मिलता है, तो देखिए वो जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनको अयोग्यता का प्रावधान जो है झेलना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ पे बहुमत का जो है शासन चलता है। एक गवर्नमेंट को बहुमत कैसे मिलता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। जब आप MP MLA चुनते हैं, जितनी किसी पार्टी के MP MLA होंगे मतलब इतना ज़्यादा उसके पास बहुमत है, तो वो फिर सरकार बना लेते हैं। लेकिन अगर उन MP MLA में से कुछ पैसे ले ले, कुछ रिजॉर्ट में जाके छुप जाए, कुछ जो है टूर पर चले जाए और फिर बहुत दूर से छुप कर अपना विरोध प्रदर्शित करें, तो जो सरकार थी उसका बहुमत मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि जो MLA MP थे वो तो भाई भाग गए हैं। तो अगर विश्वास मत या अविश्वास मत जो है इस पर वोटिंग हो तो मे बी वो सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने क्या किया, उस पार्टी को छोड़ के कह दिया हम तो दूसरी पार्टी में अब रहेंगे, तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार जो ये गिरती है बनती है, ये जो पूरा चक्रव्यूह चलता है, इसी को तोड़ने के लिए दल बदल कानून लाया गया था। लेकिन जैसे मैंने आपको कर्नाटक वाले एग्जाम्पल से बताया कि ये कुछ ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, मैंने अब तक आपको जो भी समझाया पढ़ाया ये आपके मेंस में काम आएगा और ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को काम करता है। अब देखिए दल बदल की परिभाषा क्या होती है। तो यदि कोई विधायक है ना, कोई MLA या फिर कोई MP, ठीक है, ये अपने दल को छोड़ दे और इनमें से कोई भी काम करे तो वो दल बदल माना जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना इस्तीफा इसमें से एक नहीं है, तो हम पढ़ेंगे, बाकी सारी कंडीशन है, रेजिग्नेशन नहीं है। तो पहला क्या है, किसी विधायक का किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचित होना। आप किसी एक पार्टी के टिकट से चुने गए थे, लेकिन फिर अपने पद को और दल को छोड़ देना और किसी दूसरी पार्टी में जा मिलना। भाई कांग्रेस को छोड़ा भाजपा में मिल गए, भाजपा को छोड़ा कांग्रेस में मिल गए, ठीक है। फिर अपने दल को छोड़ने के बाद निर्दलीय बन जाना। आप किसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में उस पार्टी को छोड़ के आपको हम तो निर्दलीय हैं, आप निर्दलीय नहीं थे, आप जब चुने गए थे तो किसी पार्टी के बेस पे चुने गए थे। फिर आम चुनावों में निर्दलीय रूप से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन निर्वाचित होने के बाद किसी विशेष दल में शामिल हो जाना। चुने गए थे निर्दलीय, लेकिन
लेकिन एक बार जब जनता ने आपको ये समझकर चुना कि भाई अकेला बंदा लड़ रहा है और फिर आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद अपने दल की बुनियादी नीतियों का लगातार विरोध करना। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं बट लगातार उसको क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, उसकी जो फंडामेंटल पॉलिसीज हैं। एक तो होता है कि गलत चीज़ को गलत बोलना, ठीक है, एक होता है हर एक बात को ही आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। फिर दल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करना। भाई आपके दल ने आपको जहां वोट करने के लिए कहा है आप करते नहीं हैं, जैसे बाकी चीज़ें करने के लिए आप करते नहीं हैं, ठीक है। और जब मिलीजुली सरकार बनी हो और उसके जो सदस्य हैं वो उसके एक घटक को छोड़कर, भाई बहुत सारे घटकों से मिलकर एक सरकार बनी है, उसके सदस्य एक घटक को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाए तो भी देखिए दल बदल क्या लागू होता है। विरोधी दलों में से अपना दल छोड़कर दूसरे विरोधी दल में शामिल, बेसिकली एक पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी में जब जा मिलते हैं तो दल बदल आपका हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्टून मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये देखिए यहाँ जा रहे हैं टोकरी में अपने सारे विधायकों को लेकर, बट पीछे से एक फ्रॉग जंप हो गई एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, है ना, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब उसके बाद देखिए क्या किया गया, जब दल बदल कानून लाया गया इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, तो ये बोला गया अगर 1/3 लोग ऐसा करते हैं किसी पार्टी के, कैसा, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया, तो दल बदल नहीं माना जाएगा। कि भाई किसी पार्टी में 100 लोग थे, उसके लगभग 1/3 33 के लगभग लोग जो है 33-34 लोग अगर जो है पार्टी छोड़ते हैं एक साथ, तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन ये भी इस चीज़ को रोकने में सक्षम साबित नहीं हुआ। इतने लोग भी पार्टी छोड़ के बड़े आराम से जाने लगे, भाई सबको सूटकेस मिल जाते थे, सब चले जाते थे। तो फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003 का। इसमें क्या किया गया, सिंपल सी बात है, इस 1/3 को चेंज कर दिया गया 2/3 से, कि अब अगर 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा दल बदल करने वाले लोगों को, तो भैया दल बदल नहीं माना जाएगा। 1/3 अगर करेंगे तो वो अयोग्य होंगे। तो मतलब 2/3 है तो आप बच जाएंगे, इससे कम है तो आप नहीं बचेंगे, ठीक है। और साथ में 91st जो संशोधन था उसने दल बदलू होते हैं उनकी अयोग्यता अवधि समाप्त होने या फिर से चुने जाने तक, देखिए क्या लिखा है, फिर से चुने जाने तक, या जो भी पहले मंत्रियों के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन हमने देखा फिर से बाय इलेक्शन होते हैं, लोग चुने जाते हैं और वो मंत्री भी बन ही जाते हैं, ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा आपने जो है दल बदल के बारे में समझा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको आप अपनी जो भी पॉलिटी के नोट्स होंगे या जो भी आपकी बुक होगी वहां से और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। हमने जो भी समझा, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में कुछ कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यानी कि 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसे 52 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं सूची में जोड़ा गया। तो दिस इज तो वेरी राइट स्टेटमेंट, है ना, बेसिक ही है, ये हमने पढ़ा है। इसीलिए कहा जाता है पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, पहले अपनी बेसिक बुक्स जो है वो कंप्लीट कीजिए। देखिए टॉपर स्टॉक के पीछे भागने से या हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी बनाने से काम नहीं चलेगा तब तक जब तक आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग ना हो। मैं आपको रोजाना करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, रोजाना नई न्यूज़ देती हूँ, बट अगर मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो मैं हमेशा जो नया नया आपको पढ़ाती हूँ वो अच्छा कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे बेसिक्स अच्छा आता है इसीलिए मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाती हूँ। जिन लोगों के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं वो एक्सप्लेन भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करना है तो आपके जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, जो आपकी NCERTs हैं, जो क्लास के नोट्स हैं, जो कोचिंग में सर लोगों ने पढ़ाया है, पहले उसको प्रिपेयर कीजिए एंड देन फिर वैल्यू एडिशन की तरफ भागिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ये मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था, है ना भाई, जो चेयरपर्सन होता है उसके पास अंतिम निर्णय लेने की पावर होती है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से, ठीक है, निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो सदन का सदस्य होने के लिए निर्भर होगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है, हमने भी पढ़ा, कोई अगर निर्दलीय होगा बाद में कोई पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उस पर लागू होगा। फिर कह रहा है यदि कोई मनोनीत सदस्य, देखिए अगर नॉमिनेटेड कोई मेंबर हो और वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो निर्दलीय चुना जाता है उसके लिए कंडीशन कुछ और है और जो नॉमिनेटेड है उसके लिए कोई और है। यहाँ पे कह दिया 6 महीने के भीतर अगर वो किसी पार्टी में शामिल होगा तो अयोग्य होगा, ऐसा नहीं है।
अगर 6 महीने के अंदर अंदर कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, 6 महीने के बाद लागू होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को थोड़ा सा अपने नोट्स से ध्यान से देखकर पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, गलत ही पूछा है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, भारत मलेशिया संबंध। देखिए, इंडिया मलेशिया डिस्कस डिफेंस टाई, ये करके एक न्यूज़ थी जिसमें बताया गया था कि दोनों कंट्रीज़ ने जो है HADR ऑपरेशंस को अपग्रेड करने पर भी बात की है ना, और भी बाकी चीज़ें इनके बीच में हुई है। तो क्या हो रहा है, तो देखिए जो भारत है वो कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है उससे अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है, जो कि दक्षिण चीन सागर जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर और अन्य मुद्दों पर जैसे कि ईस्ट कोस्ट रेल लिंक है वहाँ पर एक एग्रेसिव चीन का सामना कर रहा है, यानी कि म्यांमार भी इक्वली चीन के अग्रेशन से परेशान है और दुश्मन के दुश्मन भाई भाई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है फॉलो करनी चाहिए। अब देखिए रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने देखिए 27 जून 2022 को मलेशिया के एक वरिष्ठ रक्षा मंत्री जो हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय क्षेत्रीय और खासकर रक्षा औद्योगिक सहयोग से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बातचीत की है उन्होंने। ठीक है, दोनों मंत्रियों ने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक ढांचा जो पहले से मौजूद है जिसका नाम है मलेशिया भारत रक्षा सहयोग ढांचा, इसके तहत जो है हम रक्षा सहयोग गतिविधियों को और आगे लेकर जाएंगे और बढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में जो मलेशिया भारत रक्षा सहयोग बैठक है ये देखिए जुलाई 2022 में आयोजित होने वाला है, इसीलिए ये भी न्यूज़ का एक मुद्दा हो जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में मिडकॉम भी कहते हैं। राइट, इतना आपने समझ लिया। आगे देखते हैं। तो देखिए इस भारत और मलेशिया के जो संबंध है उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अब आप कई बार पूछते हैं मैम प्री है कि मीन्स है, पहले तो एक बात समझिए, प्री मीन्स अलग अलग कुछ नहीं होता है, कॉम्बिनेशन पढ़ाई होती है। पहले आप मीन्स के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, जब तक आपकी कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होंगी तो ना प्री में कुछ होगा ना मीन्स में कुछ होगा। तो एक कंबाइंड स्टडी कीजिए, शुरुआत में मीन्स और प्री को एक मानकर पढ़िए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है वो प्री में भी आता है मीन्स में भी आता है, एंशिएंट मिडावल सिर्फ मीन्स प्री में आता है, लेकिन एंशिएंट मिडावल आर्ट एंड कल्चर के रूप में मीन्स में भी तो आता है। ज्योग्राफी आपका प्री में भी आता है मीन्स में भी आता है, तो क्यों ना ये सारे सब्जेक्ट इस तरीके से प्रयोग किए जाए जो आपके प्री में भी काम आए और मेंस में भी काम आए। सेम करंट अफेयर, हो सकता है कि ज़्यादा फोकस डेली करंट अफेयर का इस बात पे हो कि प्रीलिम्स हमारा पहले क्रैक हो, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे नहीं समझाती हूँ कि मेंस भी आपका तैयार होता रहे। जैसे भारत मलेशिया वाली न्यूज़ तो एक छोटी न्यूज़ थी, हमने समझ ली, लेकिन अब उनके संबंधों की एक हिस्ट्री हमें पता हो, किस तरह ये दोनों कंट्रीज आपस में परफॉर्म कर रही हैं, तो ये मीन्स का भी तो पार्ट हो जाता है। राइट, आइए देखते हैं। तो देखिए 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो सारे दक्षिण पूर्वी देशों में मलेशिया इकलौता ऐसा देश था जिसने खुलकर न सिर्फ भारत का साथ दिया था बल्कि भारत को युद्ध में मदद देने के लिए एक आर्थिक कोष की भी स्थापना की थी। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू शुड रिमेंबर इट। राइट, फिर देखिए भारत ने भी 1965 में जब इंडो मलेशियन विवाद चला था उसमें मलेशिया का साथ दिया था और जिसकी वजह से भारत के इंडोनेशिया के साथ रिश्ते कुछ खराब भी हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा मलेशिया जो है भारत सरकार की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसके सेंटर में है। ठीक है, मलेशिया देखिए आसियान समूह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य है और आसियान देखिए भारत का वन ऑफ द बिग ट्रेडिंग पार्टनर भी है, क्योंकि आसियान के साथ हमारे व्यापार संबंध बहुत अच्छे हैं। मलेशिया उसका एक आप कह सकते हैं सदस्य है, तो हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक बात है। फिर देखिए इसके अलावा मलेशिया में भारतीय मूल के करीब 24 लाख लोग रहते हैं और जो उनकी कुल जनसंख्या का लगभग 8% बनाते हैं, यानी कि अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, फिर भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए कई समझौतों को अंजाम दिया है ऑलरेडी, जिसमें से 2 बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद होने चाहिए। पहला मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और दूसरा एनहेंस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016, इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है कि देखिए मलेशिया में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए जो वहाँ की राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जिसका नाम है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इसके रूप में भी नॉमिनेट किया है। इसको भी याद कर लीजिएगा, कई बार प्री में पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो ये मलेशिया की कैपिटल में है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब भारत और मलेशिया के बीच डिफेंस को लेकर क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, रॉयल मलेशिया वायुसेना और जो भारतीय वायुसेना है वो प्रशिक्षण के लिए, रखरखाव के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तकनीकी सहायता के लिए, विमान सुरक्षा और रखरखाव के लिए एक मंच की स्थापना के संदर्भ में काम कर रहे हैं। भाई ये सारी चीज़ें हम कर सकें, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए, जो रॉयल मलेशियन नेवी है और जो भारतीय नौसेना है, उन्होंने दिसंबर 2017 में, ठीक है, मलक्का का जलडमरू मध्य जो है, मलक्का स्ट्रेट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है, वहाँ पर पहली बार एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, इसका आयोजन किया था। जबकि एक्सरसाइज हरिमोह शक्ति को तो इसी साल जो है मई में कंपनी स्तर की द्विपक्षीय आर्मी FTX में अपग्रेड किया गया। तो अगर ये मुश्किल सी लाइन आपको लगी भी है तो दो एक्सरसाइज के नाम याद रख लीजिए, एक्सरसाइज हरिमोह शक्ति और दूसरा कौन सी, आपका समुद्र लक्ष्मण। आपको बस ये पता हो कि ये दोनों एक्सरसाइज मलेशिया और भारत के बीच में होती हैं। ठीक बात है। इसके बाद क्या है, मलेशिया ने जो भारतीय नौसेना की एक पहल है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS, जिस पर क्वेश्चन भी UPSC ने पूछा हुआ है, इसके एक पूर्ण सदस्य के रूप में अपने आप को अपग्रेड भी कर लिया। नाउ दे आर द फुल टाइम मेंबर ऑफ IONS, राइट। तो ये आपने ध्यान रख लिया। तो कई बार जैसे भारत और मलेशिया पर ही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि जो हमारी हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, मलेशिया उसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है। तो गलत हो जाएगा क्योंकि नाउ वो क्या है, एक फुल टाइम मेंबर है। ठीक है, इसी तरह प्रश्न बनते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स अगर याद हो तो। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने चीज़ों को समझ लिया है। अब इसके बाद देखिए, पॉम तेल और इंडिया, पॉम ऑयल और इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलेशिया की बात है, पॉम ऑयल की बात ना आए तो वो चीज़ अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए, मलेशिया की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी हद तक वो पॉम तेल पर निर्भर है और भारत में खाने में इसका इस्तेमाल होता है और हम बेसिकली 2/3 जो है इसका यूज़ बेसिकली करते हैं। मतलब जितने भी हमारे ईडेबल ऑयल हैं, जितने भी खाने के तेल है, उसमें से 2/3 हमारे पॉम ऑयल ही है। ठीक है, देश में जितना भी खपत होता है उसका लगभग 60 से 70% हम आयात करते हैं और वो आयात भी मेनली 2 जगह से होता है, मलेशिया और इंडोनेशिया से। तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के लिए जो ईडेबल ऑयल हैं, कम से कम उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग मलेशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। और अभी हाल ही में अगर आपने मेरे करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर की हैं तो आपने पढ़ा भी होगा, जब मैंने आपको मलेशिया ने बैन लगा दिया था, इंडोनेशिया की तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें आई थी बैन वाली, तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई भी की थी, राइट। चलिए, ये समझ गए। अब आइए इस पर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हरिमोह शक्ति, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? हमने तो अभी अभी पढ़ा, एक समुद्र लक्ष्मण, एक हरिमोह शक्ति, किसके बीच में है, भारत और मलेशिया के बीच में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले आर्टिकल में मैंने मलक्का स्ट्रेट की बात की थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैप पर उसकी एक लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इंडिया है, ये पूरा का पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर कौन है, तो ये आपका मलेशिया है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा क्या पड़ता है, इंडोनेशिया पड़ता है। इनके बीच में जो ये एक पतला सा रास्ता है, यही आपका क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। और ये देखिए, बे ऑफ बंगाल से साउथ चाइना सी में जाने के लिए, या फिर साउथ चाइना सी से बे ऑफ बंगाल और देन आगे जो है अरेबियन सी वगैरह में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रास्ता है। और चीन तो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है और एग्रेसिव भी है। ठीक है, तो मलक्का स्ट्रेट की लोकेशन ध्यान रखनी है, मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात करते हैं आज के थर्ड टॉपिक की। तो मैंने बताया था रोड सेफ्टी को लेकर हमारे पास आज 2 न्यूज़ है। पहला है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP। तो देखिए, नीड स्टार रेटिंग फॉर ट्रक्स 2, ऐसा जो है DICA के जो आर्य है उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत नई कार असेसमेंट प्रोग्राम पर एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ध्यान से देखिए, 8 सीटों तक के यात्री वाहनों को
क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के बाद 0 से 5 स्टार दिए जाएंगे। जिस कार को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिलेगी वो सबसे ज़्यादा सेफ होगी। भाई 5 रेटिंग मिली है मतलब आपने सबसे ज़्यादा सेफ कार हो। ठीक है, देखिए कार्यक्रम अप्रैल 2023 से लागू होगा। ये एक अनिवार्य योजना नहीं होने वाली है। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जो निर्माता कंपनियां हैं उनको एक सेफ्टी टेस्टिंग असेसमेंट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भाई आप कार बना रहे हो तो चलो एक प्रोग्राम में हिस्सा ले लो, एक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपकी गाड़ी उसमें अच्छा परफॉर्म करती है तो हम आपको अच्छी रेटिंग देंगे, जिससे आप अपनी गाड़ी को फिर उस तरीके से क्या कर सकते हो, ज़्यादा बेटर प्रमोट कर सकते हो। राइट, फिर देखिए इसमें जो नई कार के मॉडल होंगे उनमें उच्च सुरक्षा के स्तर, हायर सेफ्टी जो लेवल है वो इंक्लूड किए जा सकेंगे। जो वयस्क होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके हिसाब से कार वगैरह को सुरक्षित बनाना और सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के सेफ्टी फीचर्स को शामिल करना। क्या ये जो कारों की सुरक्षा के लिए इसमें होता क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। जब भी कार का कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो बाकायदा उसका एक एक्सीडेंट करा के देखा जाता है, उसमें डमी बिठा के, उसमें कुछ बच्चे, बूढ़े, ये लोग बिठाए जाते हैं बाकायदा प्रॉपर सीट्स पे। देन उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड पर टक्कर कराई जाती है। राइट, उस टक्कर के बाद कार में कितनी हार्म हुआ है, कितना कार ने अपने पैसेंजर्स को बचाया है, तो इस सब चीज़ों पे बेसिकली क्या होता है, उसको रेटिंग दी जाती है। ठीक है, तब पता चल जाता है कि भाई ये कार अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको कितना सेव रख सकती है। राइट, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या ये पहल जो है ये भारत में अपनी तरह की पहली है? तो ऐसा नहीं है, ग्लोबल लेवल पर ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम है ग्लोबल NCAP और ये उसी की तरह का होगा। ठीक बात है। इसमें नई जो मॉडल है उनकी क्रैश टेस्टिंग का मतलब है कि एक्सीडेंट वाली टेस्टिंग होगी के जरिए कई मानकों पर जांचा जाता है। ठीक है, जो भारत NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है वो देश में निर्मित, अगर हमारी कंट्री में बनी है या हमने इंपोर्ट की है, उसमें 35 टन से कम सकल वाहन वजन वाली M1 श्रेणी के अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू होगा। अब हमें ये पता हो भाई ये M1 श्रेणी क्या है ना, क्योंकि M1 श्रेणी पर ये लागू होगा। तो देखिए M1 श्रेणी के वाहन वो होते हैं जिनका उपयोग यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है और चालक की सीट के अलावा उसमें 8 सीटें और होती है जो कि पैसेंजर की होती है। ठीक बात है, तो यहाँ तक समझ गए। इसके अलावा देखिए टाटा मोटर्स ने हाल ही में उनकी जो मिड साइज की SUV थी उसका जो है ग्लोबल रेटिंग के तहत टेस्ट कराया है और उसको बच्चों एडल्ट्स की सुरक्षा के लिए 5 स्टार रेटिंग और बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा और ये जो क्रैश टेस्टिंग होती है इसकी वीडियो देखिएगा, तो बाकायदा एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी होती है जिसमें उन्होंने डमी बिठाए होते हैं, देन उसको ऐसे टक्कर करवाते हैं और एकदम ब्लास्ट होता है गाड़ी का, मतलब बहुत टूट फूट जाती है गाड़ी। एंड देन उसके हिसाब से वो देखते हैं कि अंदर जो बैठे हुए डमी थे उनमें से किसको कितना हार्म हुआ है, गाड़ी को कितना हार्म हुआ है, क्या सेफ्टी बैग खुले थे, क्या फ्रंट सेफ्टी बैग ने काम किया था, क्या साइड सेफ्टी बैग खुले थे, सीट बेल्ट किस तरह की थी, इन सारी चीज़ों पर और भी बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स पे वो गाड़ी को चेक करते हैं, देन वो रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल के CEO हैं, MD है सत्यकाम आर्या, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहन हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके लिए भी ये क्रैश लिंक्ड सेफ्टी परफॉर्मेंस स्टार रेटिंग सिस्टम, फुल नाम क्या है इसका, क्रैश लिंक्ड सेफ्टी परफॉर्मेंस स्टार रेटिंग सिस्टम, इस योजना का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि एक डाटे पे अगर नजर डालें तो इंडिया में इस तरह के टेस्ट की क्यों जरूरत है। 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 25,279 लोगों की मौत हुई थी। दिस इज अ ह्यूज, वेरी ह्यूज। ठीक है, 30% सीधी टक्कर में अगर एयर बैग ठीक से खुल जाते तो लोग बचाए जा सकते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो साइड की टक्कर है उनकी वजह से 14,271 लोगों की जान चली गई और इनमें से 31% या 4,424 लोग अगर साइड बैग जो हैं, एयर बैग जो उनका प्रॉपर इस्तेमाल होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। एक सिंपल से बैग की वजह से आप इतने लोगों को बचा सकते हैं, तो क्यों नहीं वो चीज़ कर ली जाए। राइट, तो हर साल देखिए 5 लाख से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, 5 लाख जो हैं रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें देखिए करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान जो है गंवा देते हैं। कितना ज़्यादा बड़ा डाटा है ये। तो इस तरह के प्रोग्राम्स की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।
तो आइए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के संदर्भ पर 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको चेक करना है कौन से वाली सही है। पहला कह रहे से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री भी ठीक है यहाँ पर हमारी, और यहाँ पर हमारा ईयर भी ठीक है, तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। ये कह रहा है इसके तहत 8 से अधिक सीटों वाले जो यात्री वाहन होंगे उनको टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। अगर मैं जल्दबाजी में पेपर दे रही होती तो मैं इस स्टेटमेंट को ठीक कराती, इतना खुश हो गए कि अरे मैंने पढ़ा था वही आ गया है, और बताइए मेरा तो क्वेश्चन ठीक हो गया। फिर बाद में जब आंसर की चेक करती तो उदास हो जाती कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया, क्यों हो गया, हड़बड़ी में जल्दबाजी में हो गया। 8 सीट कुछ करके पढ़ा था बट रिवीजन ढंग से नहीं किया था, तो ये याद नहीं था 8 सीट तक, 8 सीट से अधिक नहीं, दोनों बातों में डिफरेंस है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो पेपर को इसीलिए कहा जाता है बहुत फोकस के साथ दीजिए, और इसीलिए कहा जाता है रिवीजन कीजिए। नहीं तो पेपर में पता है क्या लगता है, यार पढ़ा तो था, याद तो आ रहा है, बट एग्जैक्टली क्या था ये नहीं पता चल रहा, पढ़ा तो ये भी था। इससे अगर बचना है तो रिवीजन कीजिए। तो इसीलिए 8 सीटों से अधिक मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक बात है। यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, केवल एक ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक न्यूज़ में है। कंटेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 250 मिलियन का लोन ताकि इंडिया के अंदर रोड सेफ्टी को बूस्ट किया जा सके। देखिए विश्व बैंक ने 7 राज्यों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन के ऋण को क्या है मंजूरी दी है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद की घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एकल दुर्घटना रिपोर्टिंग नंबर ये स्थापित किया जाएगा। रोड सेफ्टी को लेके काम हो रहा है, मेन बात ये है। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा ये जो कौन कौन से राज्यों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, और साथ में भारत सरकार के द्वारा भी आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राइट। तो एक बार इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 संस्थाओं का एक ग्रुप है, इसीलिए उसको ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो उसी ग्रुप में से एक संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, उसने 250 मिलियन की ये परियोजना जो है इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप निजी वित्त पोषण का भी लाभ उठाइए। ठीक है, यानी कि सिर्फ वर्ल्ड बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड नहीं रहना है, प्राइवेट जो आपको हेल्प मिल रही है वो भी आप ले सकते हैं। देखिए डाटा की बात करती हूँ मैं, वर्ल्ड बैंक ने एक अध्ययन किया था जिसमें ये बताया था सड़क दुर्घटना की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें जीडीपी में 5 से 7% ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, और सरकारी आंकड़े ये बताते हैं हर साल भारत में सड़क दुर्घटना में करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और करीब 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। तो कितनी मतलब गलत एक चीज़ है ये, है ना। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो कंटेक्स्ट था, अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो किन 5 संस्थाओं का ग्रुप है ये जान लेते हैं। तो देखिए विश्व बैंक, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन है, पहली बात। दूसरा, विकासशील जो देश है उनकी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए उनको फाइनेंस देता है, एडवाइस देता है, रिसर्च वगैरह करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय सरकारों को सहायता दे। इस उद्देश्य के लिए ब्रेटन वुड्स समझौता जो कि 1944 में हुआ था, इसके तहत एक साथ इनको स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता देता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक बात है। अब आगे समझते हैं। विश्व बैंक ने पारंपरिक ऋणों, ब्याज मुक्त ऋणों और अनुदान के माध्यम से 12,000 से अधिक जो विकास परियोजनाएं हैं उनका वित्त पोषण किया है। अब हम देखते हैं विश्व बैंक समूह में कौन कौन शामिल हैं। तो पहला आपका IBRD है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, स्थापना हुई थी 1944 में। ये दरअसल मध्यम आय और जो विकासशील देश हैं, ठीक है, उनके वित्तीय विकास और नीति वित्त पोषण के लिए लोन देता है। इनका ये भी ध्यान रखिएगा, और ये जो उद्देश्य है ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है आपका IDA यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। जो सबसे गरीब विकासशील देश होते हैं उनको रियायती दरों पर ऋण ये देता है। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिए निजी क्षेत्र के,
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, सिर्फ कंट्रीज की बात नहीं हो रही। निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं ये देता है। फिर आपका क्या है, मीगा है। मीगा यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, 1988 में इसका देखिए स्थापना हुई थी। राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि गारंटी ये प्रदान करता है। ये गारंटी निवेशकों को विकासशील देशों में राजनीतिक और जो गैर वाणिज्यिक जोखिम होते हैं उसके खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रक्षा में मदद करती है। एक ऐसी गारंटी देता है जो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो भी आपने किया है उसमें कोई जोखिम है उसमें हेल्प देता है। ठीक है, फिर दूसरा आपका ICSID, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसकी 1966 में स्थापना हुई थी। ये एक मध्यस्थता संस्थान है, ठीक है, जो कानूनी विवाद समाधान तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और राज्यों के बीच सुलह कराने के लिए स्थापित हुआ था। ठीक है, पांचों के बारे में ध्यान रखिएगा। राइट, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कौन सा सही नहीं है यानी कि जो नॉट करेक्ट है वो बताना है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी। सही बात है, हमने अभी पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को विश्व बैंक समूह के रूप में 1944 में स्थापित किया गया था। देखिए, दोनों ही संस्थाएं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट तो हैं, दिस इज अ करेक्ट फैक्ट, लेकिन दोनों की स्थापना 1944 में नहीं हुई थी। मैंने आपको अभी सबके ईयर दिखाए, तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि को गारंटी प्रदान करता है। ये वाली गारंटी कौन सा संस्था जो है प्रदान करती है, जो हमने सबसे लास्ट में देखी थी। वापस आ जाइए, देखिए वो ये थी, ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा। तो मतलब क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत जो है बताया हुआ है। फिर कह रहा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश और सलाह देता है। तो निजी क्षेत्र के लिए हमने कौन से वाला पढ़ा था, हमने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब ये भी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इनके उद्देश्य याद रखिए। तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तुम्हारा केवल पहला स्टेटमेंट ठीक है, बाकी हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की ओर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो, ये क्यों न्यूज में है, नेटो टू रेज रिस्पॉन्स फोर्सेस फ्रॉम 40,000 टू 3 लाख ट्रूप्स। राइट, यानी कि देखिए, नाटो के जो महासचिव है उन्होंने ये कहा है कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के युग की प्रतिक्रिया के तहत नाटो अपने तीव्र प्रतिक्रिया बल की ताकत को लगभग जो है 8 गुना बढ़ाकर 3 लाख कर देगा। ठीक है, 3 लाख ही दिया हुआ है और भैया अभी ये फिलहाल में कितनी है, 40,000 है। तो ये जो तीव्र प्रतिक्रिया बल होते हैं यानी कि ये जो रिस्पॉन्स फोर्स होती है, क्या होता है, इसको जरूरत पड़ने पर बहुत जल्दी से तैनात किया जा सकता है। क्विक एक्शन जो है ये वाले फोर्स करती है। तो इसी की बारे में बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेटो के बारे में तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए नाटो एक नई रणनीतिक अवधारणा में पहली बार चीन द्वारा पेश की गई सुरक्षा चुनौतियों का समाधान भी शामिल है। यानी कि नेटो में अब जो भी बातचीत हो रही है वो सिर्फ रशिया को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस नहीं, चीन के द्वारा जो नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं अब उनके भी समाधान की ओर नेटो जो है रणनीतिक बातचीत करने को तैयार है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आगामी नेटो शिखर सम्मेलन होगा अभी हाल ही में होने वाला है, उसमें एक सेंट्रल जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा कि फिनलैंड और स्वीडन को क्या सदस्यता दी जाए या ना दी जाए। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना कि फिनलैंड और जो स्वीडन है वो नेटो में एक मेंबर के रूप में सम्मिलित होने के लिए बात कर रहे हैं, तो इस पर फाइनल डिसीजन होगा। ये क्या है, ये 30 राष्ट्रों वाला एक गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर है ब्राजील में। ठीक है, इसमें 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, इसके अतिरिक्त इसमें 28 यूरोपीय देश हैं। राइट, और देखिए 2020 में जो उत्तरी मैसेडोनिया था वो इस संगठन में 30वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था।
शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान एक सैनिक और एक राजनीतिक संगठन के रूप में नाटो का गठन हुआ था। यानी कि नाटो किस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली सैन्य है, ठीक है। इसका पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन साथ में मिलिट्री भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1949 में जो है इसका गठन हुआ था। किसकी लीडरशिप में? अमेरिका की लीडरशिप में। भाई उनके अलावा और कौन ही होगा, ठीक है। सोवियत संघ के आप कह सकते हैं उत्तर के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो संचालन होता है, इसका जो संकट प्रबंधन संचालन होता है, वो इसके अनुच्छेद 5 के तहत होता है। यानी कि भैया अगर एक पर हमला हुआ तो बाकी सारे नेटो पर हमला माना जाएगा, राइट। और सारे के सारे 30 के 30 मिलकर उस हमले का सामना करेंगे, ये चीज़ अनुच्छेद 5 जो है बताता है, ठीक बात है। नाटो के उदय के समय इसके स्वघोषित लक्ष्य थे। भाई इन्होंने बताया था हमारे क्या लक्ष्य, सोवियत विस्तारवाद को रोकना। खुद ही बता दिया था, हम बेसिकली सोवियत विस्तारवाद को रोकना चाहते हैं। फिर एक मजबूत उत्तरी अमेरिकी उपस्थिति में यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद का जो पुनरुद्धार हो रहा है उसको रोकना, यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना, ठीक है। लेकिन नेटो की रिलेवेंस कहीं ना कहीं धूमिल पड़ती जा रही थी। बट रशिया ने ये जो नया एक कारनामे को अंजाम दिया है, इसके बाद नेटो अपने आप को फिर से एक आप कह सकते हैं नई झील में नए विजन के साथ देख रहा है। और चीन तो खैर रूस की बराबरी करने पर चल ही निकला है। तो इसी वजह से नेटो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आर्टिकल नंबर जो 5 है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम इसको अपनी पुरानी वीडियोस में बढ़ चुके हैं। अब आइए इस पर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में दो बातों पर विचार करना है। 2 उत्तरी अमेरिकी और सभी यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं। सभी यूरोपीय देश, सभी अगर होते तो पहली बात तो हमें याद होना चाहिए 30 है, मान लीजिए नहीं याद है। सभी अगर होते तो यूक्रेन पे जो रूस ने भी हमला किया है, तो क्या बाकी नेटो के देशों पे वो हमला नहीं माना जाता? अब तक तो हाहाकार हो चुका होता वर्ल्ड में। ये देखिए गलत हो जाएगा। इसके द्वारा संकट प्रबंधन का संचालन वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के तहत किया जाता है। अगेन दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ठीक हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो उसका मतलब केवल 2, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। इसी तरह मजे मजे से आराम से हम पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, डेली करंट अफेयर के जरिए मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर वीडियोस आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।